नमस्कार। आज हम कला की दुनिया में एक खास सफर पर निकल रहे हैं, दक्षिणी भारत की ओर। हाँ बिल्कुल। 16वीं और 17वीं शताब्दी की दक्षिणी चित्रकला शैलियां। ये वो समय था जब दक्कन के पठार पर, मतलब विंध्य के पार, कई सल्तनतें थीं और उनकी अपनी एक खास कला पहचान बन रही थी। सही कहा। हमारे पास इसका जो आधार है वो है लीफा 104 पीडीएफ दस्तावेज के कुछ अंश, और हमारी कोशिश रहेगी कि इसके जरिए समझें इसका इतिहास क्या था, क्या खासियतें थीं और वो मुख्य केंद्र कौन से थे। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। हाँ वही अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, जहाँ 16वीं शताब्दी के आखिर से ये कला खूब पनपी। और मजे की बात यह है कि शुरू में तो इसे अक्सर भारत फारसी कला का हिस्सा मान लेते थे। हाँ, ये होता था। या कहते थे कि ये मध्य पूर्वी, सफवीद, फारसी, तुर्की या मुगल कला से आई है। पर बाद में इतिहासकारों ने कहा नहीं भाई, ये तो अपने आप में एक पूरी शैली है। बिल्कुल, एक अलग पहचान जिसे उन सुल्तानों ने बढ़ावा दिया, जिनकी अपनी सोच थी, अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि थी। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे ये सारे प्रभाव फारसी, ऑटोमन, स्थानीय भारतीय आपस में मिले और इसकी खूबसूरती इतनी खास क्यों बनी। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो पर्दे खोलते हैं। अगर समय की बात करें तो ये मुख्य रूप से 16वीं सदी के अंत से शुरू हुआ और मोटे तौर पर 1680 के दशक तक चला। हाँ, जब तक मुगलों ने दक्कन पर कब्जा नहीं कर लिया। बिल्कुल। हालांकि इसकी झलक बाद में भी मिलती है 19वीं सदी में हैदराबाद राज्य में आसफिया राजवंश के दौर में। सही है। और जैसा हमने कहा, पहले इसे दूसरी शैलियों में मिला दिया जाता था, पर इसकी अपनी एक पहचान थी। इसे उन शासकों का सहारा मिला जिन्होंने कलाकारों को काम दिया और अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से उनसे काम करवाया। हाँ, और यही बात इसे खास बनाती है। शासकों ने इसे अपनी खास सांस्कृतिक सोच के साथ सींचा। देखिए, उस दौर के दूसरे कला स्कूलों में भी, जैसे सफवीद, ओटोमन या मुगल पोर्ट्रेट और ऐतिहासिक या धार्मिक चित्र तो बन ही रहे थे। हाँ, वो तो था ही। लेकिन दक्कनी अंदाज फिर भी अलग था। खास तौर पर यहाँ के पोर्ट्रेट में जो एक दस्तावेजीकरण वाला नजरिया है, मतलब बारीकी से डिटेल्स दिखाना, वो एशियाई इस्लामी कला और यहाँ तक कि भारत की मुगल कला में भी काफी अनोखा है। अच्छा, तो अगर हम आम विशेषताओं पर ध्यान दें, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, तीनों ने ही बहुत परिष्कृत, बहुत खास दरबारी चित्रकला शैलियां विकसित की। बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड। इनकी संवेदनशीलता, वो चटक रंग और चित्रों की वो घनी बनावट, लगता है जैसे वहां के स्थानीय माहौल से जुड़ी हुई थी, है ना? हाँ बिल्कुल, रीजनल एस्थेटिक्स का गहरा असर लगता है। और एक कोशिश दिखती है एक तरह का रोमांस का माहौल बनाने की, बड़े सजीव और प्राकृतिक ढंग से। तो शुरुआत अहमदनगर से करें? हाँ, क्यों नहीं। सबसे पहले अहमदनगर, वहां क्या खास था? अहमदनगर में हमें सबसे पुराने उदाहरण मिलते हैं। हुसैन निजाम शाह प्रथम के दौर की एक काव्य पुस्तक है, 1553 से 65 के बीच की। उसमें कोई 12 मिनिएचर पेंटिंग्स हैं। अच्छा। ज्यादातर तो खैर युद्ध के दृश्य हैं। वो कला की नजर से शायद उतने दिलचस्प ना हो, पर उसमें रानी और उनके विवाह के जो चित्र हैं वो कमाल के हैं। भव्य रंग और रेखाएं बहुत ही कामुक, आकर्षक। और शैली के लिहाज से क्या ये बिल्कुल अलग थी? उसमें जो महिलाओं का चित्रण है वो उत्तर भारत की मुगल पूर्व चित्रकला परंपरा से जुड़ता है, जो उस वक्त मालवा और अहमदाबाद में चल रही थी। अच्छा, मतलब कनेक्शन था। हाँ, पहनावे में चोली है, लंबी चोटी है जो गुच्छे में खत्म होती है। यह तो उत्तरी अंदाज है, पर थोड़ा बदला हुआ। लेकिन जो कूलों के नीचे से शरीर पर लिपटा लंबा दुपट्टा है, वो बिल्कुल दक्षिणी फैशन है, जैसे लेपाक्षी भित्ति चित्रों में। बिल्कुल जैसा लेपाक्षी में दिखता है। और रंगों का इस्तेमाल उत्तरी पांडुलिपियों, खासकर मुगल शैली से बहुत अलग है। ज्यादा गहरे, ज्यादा शानदार, रिच कलर्स। और बाहरी प्रभाव फारसी वगैरह? फारसी असर भी साफ है, जैसे वो ऊंचा गोलाकार क्षितिज बनाते थे और सुनहरा आसमान। सच पूछिए तो दक्कन के सभी राज्यों में लैंडस्केप बनाने के तरीके पर फारस का प्रभाव तो दिखता ही है। इसी से जुड़ा एक अहम चित्र है तारीफ हुसैन शाही का। उसमें राजा सिंहासन पर बैठे हैं। ये अहमदनगर का है, लगभग 1565-69 का। आपने लेपाक्षी का जिक्र किया, तो ये प्रभाव कपड़ों तक ही था या शैली पर भी असर था? अच्छा सवाल है। देखिए, लेपाक्षी का प्रभाव मुख्य रूप से पहनावे और कुछ हद तक आकृतियों के चित्रण में दिखता है, खासकर महिलाओं के केशविन्यास में, जैसे अहमदनगर की रागमाला श्रृंखला में। अच्छा, रागमाला पेंटिंग्स। हाँ, ये रागमाला असल में भारतीय संगीत के रागों का एक तरह से विजुअल चित्रण है। हर राग का मूड, उसका माहौल, उसको रंगों और तस्वीरों में उतारना। दिलचस्प है।
तो इन अहमदनगर रागमाला चित्रों ने महिलाओं के बाल गर्दन के पीछे जूड़े में बंधे हैं, बिल्कुल लेपाक्षी की तरह। पर बाकी चीजें जैसे क्षितिज का गायब हो जाना और उसकी जगह सपाट रंगीन जमीन या फिर मेहराबदार गुंबदों का आना, ये उत्तर भारतीय या फारसी प्रभाव ज्यादा दिखाते हैं। तो ये एक तरह का मिक्सचर था। मिला जुला सर। हाँ, अब पुरुषों के पहनावे पर आए तो वो ज्यादातर उत्तरी लगता है। वो नुकीले सिरों वाला जामा जो शुरुआती अकबरी मिनिएचर्स में दिखता है, वो शायद दिल्ली अहमदाबाद के इलाके से आया हो। अच्छा। और छोटी पगड़ी भी अकबरी स्टाइल के करीब है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि शायद बुखारा मतलब मध्य एशिया के कलाकार भी दक्कन में काम कर रहे थे। सच में? इसका कोई सबूत? हाँ, पटना की बांकीपुर लाइब्रेरी में एक पांडुलिपि है। उस पर यूसुफ नाम के कलाकार के दस्तखत हैं और वो इब्राहिम आदिल 1569 को समर्पित है। संभवतः गोलकुंडा के इब्राहिम कुतुब शाह, जिनका शासनकाल 1550-80 था। ओके। इस पांडुलिपि में बुखारा शहरी के 7 चित्र हैं, तो ये एक संभावना है। अच्छा, अहमदनगर के बाद बीजापुर चलते हैं। वो भी एक अहम सल्तनत थी। वहां कला का क्या सीन था? संरक्षक कौन थे? बीजापुर में अली आदिल शाह प्रथम 1558 से 1580 और खासकर उनके बाद आए इब्राहिम द्वितीय 1580 से 1627। ये दोनों ही कला और साहित्य के बड़े संरक्षक थे। इब्राहिम द्वितीय तो शायद संगीत के भी जानकार थे। बिल्कुल, वो खुद भारतीय संगीत के विशेषज्ञ थे और उन्होंने 9 रसनामा नाम की किताब भी लिखी थी संगीत पर। तो उनके दौर में कला खूब फली फूली। कोई खास उदाहरण बीजापुर शैली का? हाँ, एक बहुत मशहूर विश्वकोश है, नुजूम अल उलूम, मतलब ज्ञान के सितारे। ये 1570 का है। ज्ञान के सितारे, वाह। और इसमें जानते हैं कितने चित्र हैं? 876 छोटे चित्र। 876, कमाल है। क्या है उनमें? हथियार, बर्तन, नक्षत्र, सब कुछ है। और इसमें जो महिलाएं चित्रित हैं वो लंबी और पतली हैं, दक्षिण भारतीय पहनावे में, काफी कुछ अहमदनगर की रागमाला चित्रों जैसी। इसमें बाहरी प्रभाव कहाँ से दिखते हैं? तुर्की का जिक्र आता है शायद। हाँ, तुर्की से गहरे संबंध लगते हैं। हो सकता है नजूमुल उलूम के जो खगोलीय चित्र हैं वो ऑटोमन तुर्की पांडुलिपियों से लिए गए हों, लेकिन साथ ही भारतीय जुड़ाव भी बहुत मजबूत है। जैसे बाद की जो रागमाला श्रृंखला है, जो शायद इब्राहिम द्वितीय ने 1590 के दशक में बनवाई, उसमें लिपाक्षी शैली की गूंज सुनाई देती है। कुल मिलाकर देखें तो बीजापुर की कला में एक शाही शान है। रंगों का बड़ा बेबाक इस्तेमाल है और जो रचनाएं हैं वो सादी लग सकती हैं, पर उनमें गजब की ताकत दिखती है। नुजूमुल उलूम का एक चित्र है, समृद्धि का सिंहासन, थ्रोन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। वो बहुत दिलचस्प है। कैसा है वो? 7 मंजिला सिंहासन है और हर मंजिल को अलग अलग चीजें सहारा दे रही हैं। हाथी, बाघ, ताड़ के पेड़, मोर, यहां तक कि आदिम जनजातियां भी। अरे वाह, ये तो बहुत सिंबॉलिक लगता है। बिल्कुल। और इसकी बनावट गुजराती घरों के लकड़ी के नक्काशीदार दरवाजों या शायद दक्कन के मंदिरों की याद दिलाती है। रंगों में इस्लामी फारसी परंपरा है, जैसे सिंहासन के ऊपर अरबी बेलबूटे बने हैं। अच्छा। लेकिन पीछे गहरा नीला आसमान है और खास दक्कनी पौधे भी हैं। और सिंहासन के दोनों तरफ जो पौधे बने हैं वो 16वीं सदी की गुजराती पांडुलिपियों के हाशियों जैसे लगते हैं। तो मतलब भारतीय आधार पर बाहरी प्रभाव। बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि कैसे एक मजबूत भारतीय दृश्य परंपरा इस चित्र की नींव में है, जिस पर बाहरी प्रभाव टिके हुए हैं। और ये देखिए, एक बिल्कुल ही अनोखा चित्र लग रहा है, 17वीं सदी की बीजापुरी पेंटिंग योगिनी। हाँ, ये भी बहुत खास है। एकदम सीधी खड़ी रचना है। योगिनी की लंबी आकृति है और ऊपर कुछ सफेद इमारतें दिख रही हैं और वो एक मैना पक्षी से जैसे बातें कर रही हैं। गहनों से लदी है, बालों का जूड़ा उसकी उपस्थिति को और उभार रहा है और वो दुपट्टा उसके चारों ओर लहरों की तरह घूम रहा है। आसपास का नजारा भी बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। हाँ, योगिनी का चित्रण अपने आप में खास है। योगिनी मतलब वो जो योग साधना करती है, अनुशासित जीवन जीती है, ज्ञान की खोज में रहती है और दुनिया के मोह से दूर मानी जाती है। उनका इस तरह कलाम में आना उस दौर की सोच पर भी रोशनी डालता है। एक और चित्र है जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया, सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बाज के साथ शिकार करते हुए। हाँ, वो भी बेहतरीन काम है। उसमें गजब की ऊर्जा है। घोड़े के पैरों और पूंछ पर वो चमकदार लाल रंग, सुल्तान का लहराता हुआ लिबास देखते ही बनता है। और पीछे वो घना जंगल गहरे जैतून, पन्ना हरे और कोबाल्ट नीले रंगों से बना, और ऊपर सुनहरा नीला आसमान जिसमें सारस उड़ रहे हैं।
ये सब मिलकर सुल्तान और उनके सफेद बाज को एकदम फोकस में ले आते हैं। इस चित्र में भी प्रभावों का मिश्रण साफ है। घोड़ा और चट्टाने देखें तो फारसी शैली की याद आती है। हाँ, वो तो है। लेकिन पौधे और सामने का जो घना लैंडस्केप है वो पूरी तरह से स्थानीय, मतलब दक्कनी है। और वो सर पर दौड़ता घोड़ा, उससे पूरे दृश्य में जैसे एक जान आ गई हो, एक मूवमेंट। बीजापुर से जुड़ा एक और काम है, थोड़ा पेचीदा सा लगता है। राग हिंडोला की रागिनी पथमसिका, ये लगभग 1590-95 का है और दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। ये भी रागमाला परिवार का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल, ये उसी तरह की रागमाला पेंटिंग है जो संगीत के रागों को दर्शाती है। कुछ विद्वान इसे बीजापुर का ही मानते हैं। इसमें भी फारसी प्रभाव है। हाँ, दिखता है। खासकर जो 2 गुंबद बने हैं उनकी सतह पर अरबी सजावट है। ऊपर देवनागरी लिपि में कुछ लिखा भी है, जगह को भरते हुए। अच्छा, और आकृतियां? मंडप के अंदर 2 खूबसूरत सजी धजी गहनों से लदी महिलाएं हैं, जबकि तीसरी बाहर है। बीच वाली महिला शायद वीणा जैसा कोई भारतीय वाद्य यंत्र बजा रही है और किनारे की 2 महिलाएं जैसे उसके संगीत पर लय में झूम रही हैं। रंग बहुत वाइब्रेंट है। लाल रंग खास तौर पर उभर रहा है, जिसे हरे रंग से बैलेंस किया गया है। आकृतियां थोड़ी स्टाइल वाली लग रही हैं। हाँ, शैलीबद्ध कह सकते हैं। मतलब उनके शरीर, चेहरे वगैरह लगभग एक तय फॉर्मूले से बने हुए लगते हैं और लगभग हर आकृति के चारों ओर एक गहरी रेखा खींची गई है, जैसे अजंता में। हाँ, दिलचस्प बात है कि यह तकनीक सदियों पुरानी अजंता की गुफाओं के चित्रों में भी मिलती है। और देखिए, बाएं कोने में एक छोटा सा काला हाथी भी है, सूंड उठाए हुए, जैसे स्वागत कर रहा हो। ये छोटी छोटी चीजें पेंटिंग को और आकर्षक बनाती हैं, आर्किटेक्चर को ब्रेक करती हैं। ये तो वाकई दिलचस्प है। तो बीजापुर कला, संगीत और अलग अलग प्रभावों का एक रिच मिक्सचर था। बिल्कुल। बीजापुर का एक और पोर्ट्रेट है राष्ट्रीय संग्रहालय में, सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह का। हालांकि वो गोलकुंडा के थे, पर यह शायद बीजापुर में बना। ऊपर फारसी में लिखा है, सुल्तान सिंहासन पर हैं, एक हाथ में तलवार है, राजनीतिक शक्ति का प्रतीक। हाँ, और सिर के चारों ओर प्रभामंडल है जो उनकी दिव्यता दिखाता है। ये दिखाता है कि बीजापुर कैसा केंद्र था जो दुनिया भर से विद्वानों और कलाकारों को खींचता था। सही बात है। अब अगर हम गोलकुंडा की ओर बढ़ें, वो तो अपनी दौलत के लिए बहुत मशहूर था, है ना? हाँ बिल्कुल। गोलकुंडा 1512 में आजाद राज्य बना और 16वीं सदी के अंत तक तो दक्कन का सबसे अमीर राज्य बन गया था। वजह क्या थी? व्यापार? मुख्य वजह थी पूर्वी तट के बंदरगाहों से होने वाला जबरदस्त व्यापार। लोहा, सूती कपड़ा, ये सब दक्षिण पूर्व एशिया जाता था। फारस से भी खूब व्यापार था। यहाँ के रंगे हुए सूती कपड़े, जिन्हें कलमकारी भी कहते हैं, हाँ, कलमकारी, वो यूरोप में बहुत पॉपुलर हुए। फिर 17वीं सदी में हीरे की खानें मिल गई तो दौलत और बढ़ गई। गोलकुंडा के चित्रों में आप अक्सर देखेंगे कि पुरुषों और महिलाओं ने भारी सोने के गहने पहने हुए हैं। ये शायद उसी समृद्धि का प्रतीक है। और इसकी कला यूरोप तक कैसे पहुंची? डच व्यापारियों का हाथ था इसमें। हाँ, 17वीं सदी के अंत में डच व्यापारी यहाँ के सुल्तानों के पोर्ट्रेट्स यूरोप ले जाने लगे। हो सकता है ये खास तौर पर बाजार के लिए बनाए गए हों, लेकिन शाही चित्रों पर आधारित थे। इससे गोलकुंडा की कला को यूरोप में पहचान मिली। गोलकुंडा के शुरुआती चित्र कैसे थे? क्या उनमें मुगल प्रभाव दिखने लगा था? शुरुआती गोलकुंडा चित्र मतलब लगभग 1635-1650 के आसपास के। वो कभी कभी बहुत बड़े होते थे, 8-8 फीट तक ऊंचे, शायद दीवारों पर टांगने के लिए। अच्छा। इन पर कई तरह के डिजाइन बने होते थे, जिनमें अक्सर अलग अलग तरह की इमारतों के बीच लोग दिखाए जाते थे। सबसे पुराने ज्ञात कामों में दीवाने हाफिज की एक प्रति में लगे 5 चित्र हैं। किताब तो पुरानी है, 1463 की, पर चित्र शायद बाद में जोड़े गए। इनमें एक युवा शासक दरबार में सिंहासन पर बैठा है। हाथ में वो खास दक्कनी लंबी सीधी तलवार है। सफेद कोट पहना है जिस पर कढ़ाई वाली सीधी पट्टियां हैं। सोने का भरपूर इस्तेमाल, गहरा नीला आसमान, नाचती हुई लड़कियां, सम्मित लेकिन शायद सिर्फ सजावटी इमारतें और बारीक डिजाइन वाले कालीन। और दिलचस्प बात यह है कि इनमें मुगल प्रभाव न के बराबर दिखता है। अच्छा, ये खास बात है। हाँ, बैगनी रंग का खूब इस्तेमाल है और कभी कभी तो जानवर भी नीले रंग के बना दिए जाते थे, जैसे नीली लोमड़ियां। इसी दौर का एक और चित्र है मोहम्मद कुली कुतुब शाह के सामने नृत्य, गोलकुंडा 1590। तो शुरुआती दौर में मुगल असर कम था, बाद में क्या हुआ? मतलब मोहम्मद कुतुब शाह 1611-1626 के दौर में? हाँ, उनके दौर के एक चित्र में थोड़ी परिपक्वता और कुशलता ज्यादा दिखती है। हालांकि 1590 वाले चित्रों की वो सख्त समरूपता बनी रहती है। यहाँ थोड़ा मुगल प्रभाव नजर आने लगता है। कहाँ पर? खासकर कपड़ों की सिलवटों को उभारने में, जिसे प्लास्टिक रेंडरिंग कहते हैं ना, मतलब चीजों को त्रिआयामी दिखाना।
वो दरबारियों और साइज के कपड़ों में दिखता है। अच्छा, वो 3D इफेक्ट जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही। एक और उदाहरण है एक सूफी कविता की पांडुलिपि का, जिसमें 20 से ज्यादा चित्र हैं। इसमें भी सोने का खूब इस्तेमाल हुआ है। एक अजीब सी बात है, आसमान को सोने और नीले रंग की अलग अलग पट्टियों में दिखाना। ये तो अनोखा है ना? कपड़ों का स्टाइल बीजापुर के इब्राहिम द्वितीय के दौर जैसा है। पेड़ पौधे खास दक्कनी शैली के हैं, चटक रंग और किनारों पर रंगाई, और पौधों को गहरे रंग के पत्तों के झुरमुट के सामने साई की तरह दिखाया गया है। ये भी एक खास दक्कनी पहचान है। जैसे वो योगिनी वाली पेंटिंग में था। बिल्कुल, जैसा हमने बीजापुर की पक्षी से बात करती लंबी महिला वाले चित्र में देखा था। बगीचे में कवि मोहम्मद अली गोलकुंडा 1605 से 1615 भी इसी अंदाज का है। गोलकुंडा का एक चित्र है समग्र घोड़ा, कंपोजिट हॉर्स। ये तो कमाल का है। मेरा मतलब है इंसानी आकृतियों से बना सरपट दौड़ता घोड़ा। ये सिर्फ कला का नमूना है या इसमें कोई गहरा मतलब छुपा है? ये वाकई एक अद्भुत रचना है, शुरुआती 17वीं सदी की। इसमें कई कलात्मक तरकीबें एक साथ इस्तेमाल हुई हैं। उड़ते सारस, शेर, चीनी शैली के बादल, बड़े पत्ते वाले पौधे, ये सब मिलकर इसे असल दुनिया से परे का एहसास देते हैं। हाँ, बिल्कुल असली नहीं लगता। और जब सब कुछ हवा में उड़ता सा लगता है, तभी नजर नीचे कोनों पर बनी चट्टानों पर पड़ती हैं, जो इसे एक तरह से जमीन से जोड़ती हैं। एक तरह से स्थान का बोध हिल जाता है, जो इसे यादगार बनाता है। और ये सब कुछ बहुत ही सीमित रंगों में किया गया है, ज्यादातर भूरे और थोड़े नीले रंगों में। ये दिखाता है कि कलाकार सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे, बिल्कुल, कल्पना की उड़ान भर रहे थे। इन मुख्य केंद्रों के अलावा क्या बाद के दौर में या प्रांतीय स्तर पर भी दक्कनी शैली जारी रही? कुछ छोटे उदाहरण? हाँ बिल्कुल, जैसे हैदराबाद से मिला एक चित्र है हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का। अच्छा। ये 13वीं सदी के मशहूर सूफी संत और उनके शागिर्द शायर अमीर खुसरो को दिखाता है। खुसरो संगीत बजा रहे हैं और औलिया सुन रहे हैं। आज भी दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर खुसरो की लिखी कव्वालियां गाई जाती हैं। हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। ये चित्र शायद उतना परिष्कृत नहीं है जितना दरबारी काम होता था। थोड़ा भोलापन है इसमें, लेकिन ये बहुत लोकप्रिय विषय को दिखाता है और इसका अपना एक चार्म है। और एक और चित्र का जिक्र था, चांद बीबी पोलो खेलते हुए। ये भी बाद का है? हाँ, ये भी प्रांतीय और बाद के दौर का लगता है। ये बीजापुर की रानी चांद बीबी को दिखाता है। चांद बीबी बहुत अहम शख्सियत थी। हाँ, उन्होंने मुगलों का सामना किया था। बिल्कुल, न सिर्फ एक कुशल शासक थीं जिन्होंने अकबर के मुगल हमलों का सामना किया, बल्कि एक अच्छी खिलाड़ी भी थीं। यहाँ उन्हें चौगान खेलते दिखाया गया है, जो उस जमाने का एक लोकप्रिय शाही खेल था। ये चित्र उनकी बहादुरी और उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या समझ सकते हैं? अगर सार निकालना हो, मुख्य बातें क्या होंगी? देखिए, मुख्य बात यह है कि दक्कनी चित्रकला महज मुगल या फारसी कला की कोई नकल या शाखा नहीं थी। ये अपने आप में एक खास पहचान वाली बेहद परिष्कृत कलाशाली थी। हाँ, ये तो साफ है। इसकी अपनी सौंदर्य विशेषताएं थीं, एक खास तरह की संवेदनशीलता, वो चटख और गहरे रंग, घनी बनावट, एक रोमानी सा अंदाज। ये पारसी, ओटोमन, उत्तर भारतीय और सबसे जरूरी मजबूत स्थानीय प्रभावों का एक अनूठा संगम थी। और इसे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा के सुल्तानों ने अपनी देखरेख में विकसित किया। बिल्कुल। और अगर मुगल कला से इसकी तुलना करें तो मुख्य अंतर क्या थे संक्षेप में? मुगल कला में जहां यथार्थवाद, मतलब चीजों को बिल्कुल असली जैसा दिखाने पर ज्यादा जोर था, वहीं दक्कनी कला में माहौल, रंग और भावनाओं पर ज्यादा ध्यान दिया गया। अच्छा। इसमें कुछ खास रूपांकन बार बार दिखते हैं, जैसे वो लेपाक्षी शैली की महिला आकृतियां या लैंडस्केप बनाने का अनोखा तरीका। ये सब इसे मुगल शैली से अलग करते हैं। प्रकृतिवाद पर उतना फोकस नहीं था जितना माहौल बनाने पर था। आखिर में एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जब हम समग्र घोड़े जैसी पेंटिंग देखते हैं जिसमें असल दुनिया से परे की बातें हैं, या योगिनी को एक पक्षी के साथ बातचीत में खोया हुआ पाते हैं। हाँ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये दक्कनी कलाकार सिर्फ दरबारों, राजा रानियों का चित्रण ही नहीं कर रहे थे? क्या वे अपनी कल्पनाओं, अपनी अंदरूनी दुनिया को भी खंगाल रहे थे? ये सोचने वाली बात है। शायद उस आजादी के साथ जो दरबारी चित्रकारों से आम तौर पर उम्मीद नहीं की जाती। और अगर ऐसा है तो ये उनके संरक्षकों, मतलब सुल्तानों के बारे में क्या बताता है? क्या उनकी दिलचस्पी सिर्फ अपनी सियासत और अपनी तस्वीर बनवाने तक ही सीमित थी या कुछ और भी थी? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। शायद कला सिर्फ दस्तावेज नहीं थी, बल्कि कल्पना की उड़ान भी थी, और संरक्षक भी शायद इसे बढ़ावा दे रहे थे। सोचने के लिए एक अच्छी बात है।